नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि लाइक करने से हमारी रीच बढ़ती है, और शेयर भी अवश्य करें। 3 खबरें हैं और तीनों पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान से हैं मतलब पाकिस्तान से संबंधित हैं। इनमें जो सबसे कम एक्साइटिंग खबर है वो सबसे पहले, और वो ये है कि राजनाथ सिंह जी ने एक बार फिर से बयान दिया और ये कहा है कि भाई पीओके वालों, पाकिस्तान तुमको विदेशी समझता है, हम तुमको अपना समझते हैं, इसलिए यू आर वेलकम। एनीवे, हमारे हिसाब से तो भैया जो भी उनकी पॉपुलेशन है वो कोई वेलकम नहीं है। वो मीरपुरी रेडिकलाइज लोग हैं, वो ऐसे बांग्लादेशी जैसे लोग हैं या फिर उसके पाकिस्तान जैसे लोग हैं। वो नहीं चाहिए, टेरिटरी हमको अवश्य चाहिए। तो उसका क्या किया जा सकता है, दैट हैज़ टू बी वर्कड आउट। दूसरी खबर ये है कि कल पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने पब्लिकली, जी हाँ, आर्मी ने पहली बार पब्लिकली ये स्वीकार किया कि कारगिल में उनकी हार हुई थी और उनके सोल्जर्स, उनके सैनिक वहाँ हज़ारों की संख्या में मारे गए थे। तो अब 25 साल के बाद उनको थोड़ा सा ज्ञान आया है। ये 25-25 साल के इंटरवल हैं जिसमें इनकी कुछ बुद्धि में फेर आता है। आप ये देखिए कि 1947 से 24 साल बाद 1971 में उन्होंने हरकत की, बांग्लादेश अलग हुआ। उसके बाद फिर आप ये देखें कि फिर लगभग 25 साल बाद, ये समझिए 98 में उन्होंने फिर हरकत की। वो 98-99 में, बल्कि 99 में ये आपका कारगिल वाला हुआ। 71 से 28 साल, और अब 25 साल बाद आप उसको एडमिट कर रहे हैं। क्यों एडमिट कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। लेकिन अभी मैं जब आपको तीसरी सबसे बड़ी खबर दूंगा, उससे आप लिंक करके देखिएगा क्यों कर रहे हैं ये। तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। ऐसी उन्होंने कल एक पूरी तहरीर निकाली है, एक रिलीज़ दी है, और उस रिलीज़ के अनुसार उन्होंने फॉर्मल वॉर डिक्लेयर कर दिया है पाकिस्तान के विरुद्ध। अब यदि फॉर्मल वॉर डिक्लेयर कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि उनके जो साथी हैं TTA यानी तहरीके तालिबान अफ़गानिस्तान, वो भी उनके साथ हैं। आपको ये पता ही होगा, क्योंकि आप जयपुर डायलॉग्स लगातार देख रहे हैं, तो ये आपको निश्चित रूप से पता होगा कि तहरीके तालिबान अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि पूरा का पूरा स्वात एरिया, पूरा का पूरा दीर एरिया, और पूरा का पूरा चित्राल एरिया। ये दीर, स्वात और चित्राल, इनका इतिहास मैं आपको बता दूं। ये तीनों जो थे ये प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थीं ब्रिटिश इंडिया में, और ब्रिटिश इंडिया में एज प्रिंसली स्टेट्स, आपको ये भी बताऊं, ये इतिहास का एक ये पन्ना है कि 574 स्टेट्स कुल थीं ब्रिटिश इंडिया में। उन 574 स्टेट्स में केवल 12 स्टेट्स जो थीं, 575 थीं, और 12 स्टेट्स केवल जो थीं वो शामिल हुई थीं पाकिस्तान में। और उनमें जो सबसे पहले 3 स्टेट शामिल हुई थीं वो चित्राल, दीर और स्वात थी। ये 3 थीं। बाद में जब इन्होंने कब्ज़ा कर लिया गिलगित बाल्टिस्तान पे, तो हुंजा और नगर, उधर से 2 शामिल हुई। फिर बाद में आपके बहावलपुर शामिल हुई। बहावलपुर के शामिल होने के बाद फिर आपके लासबेला और मकरान ये शामिल हुई सिंध बलूचिस्तान से। कलात पर इन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया। कलात इनके साथ शामिल नहीं हुई थी। कलात जो थी वो डायरेक्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया से संबंधित भी नहीं थी। उसकी डायरेक्ट जो रिलेशनशिप थी वो व्हाइट हॉल से थी, जिस प्रकार से नेपाल की थी या सीलोन की थी। तो सिंध की कुछ स्टेट्स थी छोटी छोटी, उमरकोट जैसी, और 1-2 स्टेट्स थी। तो ये कुल मिला के 12 स्टेट्स थी। उसमें से पहली 3 स्टेट्स ये थी, और ये चित्राल बहुत बड़ी स्टेट थी।
गिलगित बाल्टिस्तान वाला जो कब्ज़ा किया था उसमें चित्राल, मेहतर ऑफ चित्राल का बहुत बड़ा रोल था। अरे ये पूरा जो एरिया ये निकलता है, ये समझिए लगभग पाकिस्तान का पूरा 10% एरिया है, ये निकल गया इनके हाथ से। और अब टीटीपी ने डायरेक्ट इनके ख़िलाफ़ जो है वो बोल दिया है, जिहाद बोल दिया है, वॉर डिक्लेयर कर दिया है, फॉर्मल वॉर डिक्लेयर कर दिया है। तो अब इनको याद आई है कि भैया वो कारगिल वाला जो है उसको ये करो कि जिससे जो एक मोराल, जिसको बोलते हैं आत्मबल कह लें उसको, मनोबल कह लें उसको, जो मनोबल है पाकिस्तान आर्मी का जो लगातार डूबता जा रहा है, उसको कुछ सहारा मिले, ये बता के कि भाई ये हम अब एक्नॉलेज कर रहे हैं और यदि किसी की यहाँ पर मृत्यु होती है, कोई यदि किल्ड इन एक्शन होता है तो उसको हम एक्नॉलेज करेंगे। अब 25 साल बाद आप एक्नॉलेज कर रहे हो तो आपके पाकिस्तान आर्मी का मनोबल तो इतना है कि कोई भी बलूचिस्तान जाना नहीं चाहता, कोई भी वज़ीरिस्तान जाना नहीं चाहता, कोई भी खैबर पख्तूनख्वा में ड्यूटी लेना नहीं चाहता। पूरी तरह से डीमोरलाइज्ड फोर्स है। ऑफिसर्स जो हैं वो वहाँ पर लीड फ्रंट से करते नहीं हैं, तो ऑफिसर्स जब फ्रंट से लीड नहीं करते हैं तो वैसे भी जो उनकी इफ़ेक्टिवनेस है वो आधी हो जाती है। तो ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए, क्योंकि बदमाशी से तो ये बाज आते नहीं। अब ये इसलिए बोल रहे हैं, ये कारगिल इत्यादि वाली बातें जो हैं वो इस तरह इसलिए बोल रहे हैं कि साहब कि इसको सुन के ही शायद इंडिया खुश हो जाए, और जब वो थिन आउट करें अपनी फोर्सेस तो अपने उनके वेस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर से, यानी कि भारत के वेस्टर्न बॉर्डर से जब वो थिन आउट करें फोर्सेस, तो भारत उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले। जम्मू में इन्होंने बहुत गंद मचाया। इन्होंने अपने पूरे ट्रेंड एसएसजी कमांडोज भेजे, एसएसजी कमांडोज के साथ में और भी बड़े अच्छे ट्रेंड ट्रूप्स भेजे, जिन्होंने लगभग 1.5-2 साल से वहाँ पे धमाल मचा रखा है, तमाशा कर रखा है। और भारत ने जो अपनी फोर्सेस वहाँ से थिन आउट की थी लद्दाख बॉर्डर पे ले जाने के लिए, उसका उसने फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठा के बहुत वहाँ पर एक माहौल क्रिएट किया, जिससे कि जो 370 के बाद में जो एक प्रकार का बड़ा शांति का माहौल हो गया था और कश्मीर वैली पूरी तरह से शांत हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, कश्मीर वैली तुम लोगों ने शांत कर ली, कश्मीर वैली में हम नहीं जाएंगे, वहाँ बहुत ही हैवी फोर्स डिप्लॉयमेंट है, वहाँ पर ग्रिड भी बिल्कुल पुख्ता है, लेकिन यहाँ पर ग्रिड चूँकि कमज़ोर हुआ है तो यहाँ पर करो कुछ बदमाशी। और यहाँ का टेरेन भी है वो हिली है। जम्मू का जो टेरेन है मेनली, अगर आप एक पट्टी छोड़ दें जो पाकिस्तान बॉर्डर के किनारे किनारे चलती है, एक करीब 20 किलोमीटर की पट्टी, उसको छोड़ दें तो पूरा का पूरा जम्मू जो है वो हिली एरिया है। और जम्मू का जो क्षेत्रफल है वो कश्मीर वैली के क्षेत्रफल से 4 गुना है। तो छिपने के स्थान अच्छे हैं, गुफाएं हैं, नेचुरल गुफाएं हैं, वहाँ पर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर सपोर्टिंग पॉपुलेशन भी है उनकी। तो इन्होंने बहुत धमाल मचाया, लेकिन अब ये मजबूर हो रहे हैं, टीटीपी ने युद्ध डिक्लेयर कर दिया है, तो इनको काफ़ी फोर्सेस जो हैं वो पुल आउट करनी पड़ेंगी। और ये जब पुल आउट करेंगे तो ये सोचते हैं कि साहब कि भारत जो है इसी खुशफहमी में रहे कि देखिए हमने कारगिल की हार जो है वो औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली है, तो इसलिए वो इसी खुशी में रहे। लेकिन ये समय है भारत को कि इसका लाभ उठाए, और लाभ उठाना इस समय आवश्यक है मोदी जी के लिए। मैं तो बार बार मोदी जी को कह रहा हूँ कि भाई कुछ कारनामा कर दो, क्योंकि कारनामा जब तक नहीं करोगे तब तक आपकी जो एक बिखरती हुई सी इमेज हो रही है उसको आप टैकल नहीं कर पाओगे। ये तो आपको अपना जो एक ज़बरदस्ती की आपने शांति ओढ़ रखी है वो कोई भी नहीं ओढ़ता। ये जो बड़े बड़े देश भी जो हैं वो शांति की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फेयर प्ले की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, लेकिन यदि आप इनकी वास्तविक एक्शंस देखें तो ये केवल बातें ही करते हैं और बातों बातों से ही अपना काम निकाल लेते हैं। जब एक्शन की बात आती है तो जम के एक्शन करते हैं और किसी को भी सर उठाने नहीं देते ऐसी स्थिति में। तो भारत जो है इसको सीखना चाहिए इस तौर तरीके से, और इसका लाभ उठाना चाहिए। और इस समय लाभ उठाने का एक बहुत बड़ा अवसर है। आप तो एक बार फिर से हाजी पीर के ऊपर कुछ करिए। हाजी पीर हालांकि हाईली फोर्टिफाइड है
और हाजी पीर से मुझे नहीं लगता कि वहाँ से वो हटेंगे, लेकिन गैप्स तो आएंगे। उन गैप्स के बीच से आप थ्रस्ट करके हाजी पीर को इनसर्कल कर सकते हैं, घुमाइए कुछ, और ये हाजी पीर को जिस तरह से 1965 में कब्ज़े कर लिया गया था उसी तरह से हाजी पीर को लिबरेट करा लीजिए। हाजी पीर को लिबरेट कराते ही जम्मू कश्मीर की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व इसलिए हो जाएगी क्योंकि यही एरियाज़ हैं जहाँ से घुसपैठ होती है। सबसे सरल पाकिस्तान के लिए यही एरिया है, क्योंकि इसके एक तरफ पुंछ पड़ता है हाजी पीर के और दूसरी तरफ उड़ी पड़ता है। उड़ी हाईली फोर्टिफाइड है, वहाँ हो नहीं पाता, लेकिन पुंछ एरिया में ये घुसेड़ते रहते हैं लोगों को। तो ये पूरा एरिया जो है ये हाजी पीर का, बाग का, रावलकोट का, इसको जो है आप इनसर्कल करके, आउट फ्लैंक करके, और आप जो हाई ग्राउंड है उनको अब लेने का अवसर आ गया है। पाकिस्तान आर्मी के पास दम नहीं है, वो तो भागी भागी घूमेगी। सारा एम्यूनिशन भी उनका उधर ही जा रहा है, वो सप्लाई भी नहीं कर पाएंगे अभी अपने ईस्टर्न फ्रंट को। तो सोचिए, राजनाथ सिंह जी से कहूँगा कि आप जो है इस बारे में सोचें, और जो ग्राउंड है और जो टेरिटरी है उसको लेने के बारे में सोचें, पॉपुलेशन के बारे में अभी ना सोचें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 25, 26, 27 अक्टूबर को जो राष्ट्रवादियों का महाकुंभ होने वाला है, दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट, वो अपनी तरह का अनूठा, अनोखा है। इतने सारे राष्ट्रवादी वक्ता, चिंतक, लेखक और इतनी बड़ी राष्ट्रवादी ऑडियंस आपको एक स्थान पर संभवतः कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत सारे यूनिक अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो क्या क्या हैं? आप सेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी स्टॉल्स भी लगेंगे इस बार, क्योंकि इस बार हमने इसको पूरा एक्सपैंड किया है। इसलिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, तेज़ी से रजिस्ट्रेशन फिलअप हो रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन तुरंत कराएं और हमें हमारी क्राउड फंडिंग एफर्ट के लिए कंट्रीब्यूट भी करें, जो कि आप ऊपर दिख रहे QR के माध्यम से कर सकते हैं।